Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students, viewers? Hopefully आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला टॉपिक मॉलिक्यूल का है, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर आयंस का होगा, जिसमें हम आयंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल of pure substance। अब यहाँ पे substance हम एलिमेंट या कंपाउंड की बात कर रहे हैं, which can exist independently। प्योर सब्सटेंस का कोई भी छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। मॉलिक्यूल्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज बाय नेचर ऑफ एटम्स। इसमें हम नेचर की बात करेंगे। उसको हम मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 1 इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी स्टेटमेंट में ही उनका आंसर होता है। अगर आपको उसको सिंपली समझना आएगा तो उसको एक्सप्लेन करना, उसको लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे अब जो सीखने की बात है वो होमो और हेट्रो के वर्ड्स हैं। मैं पहले उनके नाम में ही छुपे आंसर को ढूंढता हूँ। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम एटम्स रखते हों आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम्स रखते हों दीज आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम होमो एटॉमिक में एग्जांपल कोड करते हैं हाइड्रोजन की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 एटम्स हैं और दोनों ही हाइड्रोजन के हैं, मतलब सेम एटम्स। सेकेंड हम एग्जांपल देख लेते हैं O3 की। इसमें 3 एटम्स हैं और वो 3 के 3 किसके हैं? ऑक्सीजन के। इसी तरह हम फॉस्फोरस कह सकते हैं, हम सल्फर कह सकते हैं एंड सो ऑन। जबकि हेट्रो में, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम्स रखते हों, फॉर एग्जांपल HCl। अब इसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं, एक क्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये हेट्रो एटॉमिक हो गए। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन अटैच है, दिस इज अमोनिया, ये भी डिफरेंट एटम्स। इसी तरह मीथेन और इस तरह की और एग्जांपल्स हम कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो इसको डिस्कस करते हैं, सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स वेरी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड, हम इसको एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं।
इसके अंदर हम 3 कैटेगरीज में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हम इसमें डाई भी देख लेते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और हम इसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मोस्टली क्वेश्चंस में उनके नाम में ही उनका आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखें तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 एंड पोली का मतलब मैनी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम्स हों, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत सारे एटम्स हों, उनको हम मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में मौजूद ग्रुप 8A के मेंबर्स, जिनको आप नोबल गैसेस कहते हैं, उनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जितने भी नोबल गैसेस हैं, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकेंड, डाई एटॉमिक में हम आ जाते हैं। इसमें आप देखिए हमारे पास 2 एटम्स होने चाहिए। अब जैसे H2, यहां पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। इसी तरह HCl, इसमें भी हमारे पास 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर जो हमने पीछे पढ़ा कि H2 जो था वो होमो था और HCl क्या था? हेट्रो था। वहां पे हमने उनको सेम और डिफरेंट कैटेगरीज में देखना था। चूंकि हम यहां पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, सो हमारा कंसर्न इस केस में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स हैं कि हमारे पास एटम्स कितने हैं। यहां पे भी 2 हैं और यहां पे भी 2 हैं। सो दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स। इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं कि मॉलिक्यूल्स विच हैव 2 or more than 2 एटम्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर H2SO4 की बात कर लूं, मैं ग्लूकोज की बात कर लूं, सो दीज आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ, which is by the size of the atoms. इसमें भी हम इसकी 2 कैटेगरीज देखेंगे। नंबर 1 इज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहां पर भी अगर आप गौर करें तो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो 2 वर्ड्स हैं जिसमें इसका आंसर है। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब वेरी लार्ज। तो हम यहां पे माइक्रो का कह सकते हैं कि जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हों, या जिनको स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं, या जिनको हम मोनोमर्स भी कह सकते हैं। मतलब ये उनमें हम एग्जाम्पल्स को कोड कर सकते हैं। यहां पे हम अगर एग्जाम्पल जस्ट देख लें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैक्रो में आ जाए तो इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैज मॉलिक्यूलर मास more than 10,000 are called macromolecules. So ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और MCQs भी पेपर में इसमें से आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल डिफाइन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। सो यहाँ पे हम एग्जांपल्स अगर उसकी कोड करें तो हमारे पास हेमोग्लोबिन हो सकती है, स्टार्च हो सकती है, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। हम यहाँ पे हेमोग्लोबिन को डिस्कस कर लेते हैं। हेमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन। ये ब्लड प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन कैरियर है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ये ब्लड प्रोटीन है, ये इसका अपना स्टेटस है हेमोग्लोबिन का, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज इट कंटेन 10,000 एटम्स, और this is 68,000 times heavier than हाइड्रोजन एटम। ये दोनों बातें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अंदर 10,000 एटम्स होते हैं और ये 68,000 टाइम्स हैवियर होती है देन द हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं अपने आज के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है आयन्स। तो आयन हमारे पास क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसकी टाइप्स देखते हैं। ये जो टॉपिक अभी हमने मॉलिक्यूल्स का देखा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, वो आपसे उसमें पूछ सकता है ये कौन सी टाइप है, इसमें इसको डाई, पोली, होमो, हेट्रो, माइक्रो, मैक्रो, ये चीज़ें आपने उसके स्टेटमेंट्स में उसकी एग्जांपल्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए आसान होंगे। अब हम चलते हैं आयन्स की तरफ। आयन क्या होते हैं? तो याद रखें, दोज स्पीशीज which carries positive or negative charge are called ions। इसकी भी हम टाइप्स देख लेते हैं। हम इसको दो किस्म की टाइप्स में देखते हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज आयन्स, और सेकंड इसकी टाइप है नेगेटिव चार्ज आयन्स। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं उनको हम कैटायन्स कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं हम उनको एनायन्स कहते हैं। सबसे पहले हम कैटायन को डिस्कस करते हैं। अभी हमने ऊपर बोला कि कैटायन आर दो स्पीशीज विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तो ये आपने याद रखना है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल मोस्टली मेटल्स ये काम करते हैं, जब भी मेटल में से आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम यूं भी लिख सकते हैं कि मेटल में से आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसके ऊपर +3 का चार्ज आएगा। सेकंड पॉइंट अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यहां पे हम देखते हैं क्या मतलब होता है एंडो का। एंडो का मतलब होता है इन, थर्म का मतलब होता है हीट। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अब आप जानते हैं कि एटम इज ओवरऑल अ न्यूट्रल, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने इस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना है,
तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस थी बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड sufficient amount of energy for the removal of electron. So that's why this process is endothermic process. Next, इसको मैं क्वेश्चन बना के लिख लेता हूं. Why size of cation is smaller than its parent atom. मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कैटाइन बना इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद उसका साइज छोटा क्यों होता है. तो इसकी एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं. सोडियम मेटल की हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अल्कली मेटल है. ग्रुप 1A से इसका ताल्लुक है. इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका मास 23. अब हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में इसके 8 और थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो उसका लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास क्या रह जाता है. फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8. सो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है. अब इसमें जो पहली बात हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि यहां पे अगर देखें जो न्यूट्रल एटम है उसकी 3 शेल्स हमें नजर आ रही हैं, K, L, M. जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी जस्ट 2 शेल्स हमें नजर आ रही हैं, K एंड L. तो ऑटोमेटिकली इसकी 3 शेल्स, उसके 2 शेल्स, तो उसका साइज जो कैटाइन है उसका साइज छोटा है. सेकेंड, हम ये बात भी डिस्कस कर सकते हैं कि जब इसमें न्यूट्रल था एज अ पेरेंट एटम, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे. अब प्रोटॉन तो हमारे पास रिटेन है, वो तो वहां से हमने तो जस्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात की. अब यहां पे अगर देखें तो हमारे पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी और साइज ऑफ कैटाइन क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा. तो अगर हम इसकी वैल्यूज देखें, उसका रेडियस देख लें, तो इसमें हमारे पास 186 पिकोमीटर होता है और जो हमारे पास कैटाइन बनता है उसका 95 पिकोमीटर उसका रेडियस होता है. नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वाई कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. बात इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की हो रही थी, जबकि चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है. इसकी क्या वजह है, तो इसको भी हम सोडियम की एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं. जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों हमारे पास कितने हैं, 11. हमने जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, जबकि प्रोटॉन्स कितने हैं, 11. अब नेगेटिव चार्ज वाले कम हो गए और पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा हो गए. कितने ज्यादा हैं, एक प्रोटॉन ज्यादा है. इस वजह से सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आता है. इस प्रोसेस को मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कह सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट कैटाइन. अब हम आते हैं इसके सेकेंड टाइप की तरफ, एनाइन. एनाइन क्या होता है, अ नेगेटिव स्पीशी विच कैरीज नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइन. और ये क्या कब होता है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स.
तो ये आप बात याद रखिएगा कि प्रोडक्ट टेबल के राइट टॉप के जो मेंबर्स हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनका साइज छोटा होता है, दे टेंड टू एक्सेप्ट, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कोशिश किया करें उसको आसान करके पढ़ने की, ताकि आपको याद रखनी आसानी हो। अब यहां पे एक्सो का वर्ड एग्जिट से आया है, मतलब आउट, और थर्म का मतलब हीट। यानी कि जब आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, हीट उसमें से बाहर जाती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये ओनली फॉर यूनी नेगेटिव आइंस, कि जब उसके ऊपर -1 का चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो वो एक्सोथर्मी होंगे, जबकि जब भी वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो एंडोथर्मिक होंगे। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा हो जाते हैं, तो जब आप उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये भी इसी तरह से, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -1, 2 गेन करेंगे तो -2, 3 गेन करेंगे तो -3। अब इसमें भी हम थर्ड पॉइंट उसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर, या आप ग्रेटर कह सकते हैं, देन इट्स पेरेंट एटम। ऐसा क्यों होता है? अब इसमें भी हम ऐसे कर लेते हैं, किसी नॉन मेटल की एग्जांपल लिख लेते हैं। यहां पे हम देखते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन और उसमें डालते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं, हमारे पास क्लोरीन की वैल्यू जब वो पेरेंट एटम था तो वो हमारे पास स्मॉल होता है, वो 99 पिकोमीटर होता है। जब वो क्लोराइड बनता है उसका साइज बड़ा होता है तो वो 181 पिकोमीटर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, जो इसका फोर्थ पॉइंट हम कर लेते हैं कि वाई एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? तो इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अमाउंट से ही डिस्कस करूंगा। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7A हैलोजन फैमिली, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसके इलेक्ट्रॉन्स 17, इसके प्रोटॉन्स भी 17। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 और उसके प्रोटॉन रह गए 17। तो अब आपने देखा कि अब यहां पे नेगेटिव चार्ज वाले ज्यादा हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जबकि इस केस में जब हम कैटाइन की बात करते थे तो पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा होते थे, सो इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। और लास्ट पॉइंट इसका भी हम यही देखेंगे कि दिस इज रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम चूंकि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, सो दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। अब मैं शॉर्टली एक और पॉली एटॉमिक
आइंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आइंस। उसमें हमारे पास पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आइंस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव की एग्जांपल दूं तो ये बहुत रेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जैसा कि अमोनियम आयन होता है, या हम कार्बोकैटाइंस पढ़ेंगे, ये आप लोग सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके इसको देखेंगे, कार्बोकैटाइंस। जबकि नेगेटिव की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड आ सकता है, उसमें कार्बोनेट्स आ सकते हैं, उसमें सल्फेट्स आ सकते हैं, इसी तरह डाइक्रोमेट्स आ सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉली एटॉमिक आइंस। ये था हमारा सेकंड टॉपिक। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें ताकि बात को याद रखना समझना आपके लिए आसान हो। तो आज फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और अपना राइटिंग स्किल बढ़ाएं। जितना आपका राइटिंग स्किल ज़्यादा होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे पेपर में उतने ज़्यादा आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।